स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू अगेन। और आपको पता है कि हम लोग आजकल बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं, तो मैं कल का आपको क्वेश्चन रिवाइज करवाना चाहूँगा। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, और वो क्वेश्चन था बेटा कि जीन थेरेपी क्या होती है और इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि जीन थेरेपी वो टेक्निक है, वो थेरेपी है जिसके अंदर हम फॉल्टी जीन्स को हेल्दी जीन से, फंक्शनल जीन से रिप्लेस कर देते हैं। कई बेटा ऐसी बीमारियां होती हैं जो बीमारियां फॉल्टी जीन्स के करके होती हैं। उन्हीं में एक बीमारी आती है SCID। इसकी फुल फॉर्म है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। तो इस डिजीज़ में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसके जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं। लिम्फोसाइट्स नॉन फंक्शनल होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स की लाइफ बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होती है, क्योंकि कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन भी अगर उनको हो जाता है तो क्या होता है, वो इन्फेक्शन उनकी बॉडी में बढ़ता बढ़ता उनके ब्रेन तक पहुंच जाता है, हार्ट तक पहुंच जाता है, लंग्स तक पहुंच जाता है, लिवर तक पहुंच जाता है, मीन्स वाइटल ऑर्गन्स तक पहुंच जाता है। आपको पता ही होगा वाइटल ऑर्गन कौन से होते हैं। ये वो ऑर्गन्स होते हैं जिनके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो हमारे पास कौन कौन से वाइटल ऑर्गन हैं? एक है हार्ट बेटा, एक लंग्स हैं, किडनी है, लिवर है और ब्रेन। ये 5 वाइटल ऑर्गन हैं जिनके बगैर हमारा सर्वाइवल इम्पॉसिबल है। ओके, सो इस तरह के पेशेंट्स की डेथ जल्दी हो जाती है, क्योंकि इनके जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं। अगर अंदर वायरस आ भी गया, अंदर अगर बैक्टीरिया आ भी गया, अंदर अगर डिजीज़ आ गई, पैथोजन आ गया, तो वो उसके अगेंस्ट कोई काम नहीं कर पाते, क्योंकि उनको सिग्नल ही नहीं मिलता। तो नॉन फंक्शनल होते हैं। तो इसको कैसे रिकवर किया जाता है, तो मैंने आपको स्टेप्स दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। सबसे पहले इस पेशेंट के अंदर हम फंक्शनल ADA एंजाइम जनरेट करते हैं। तो ADA एंजाइम जो होता है बेटा, ये रिस्पॉन्सिबल होता है इस बीमारी के लिए। ADA एंजाइम नॉन फंक्शनल होता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस पेशेंट के बोन मैरो में से हम क्या निकालते हैं, इन लिम्फोसाइट्स को बाहर निकालते हैं जिनके जो नॉन फंक्शनल हैं। फिर हम उनको इन लिम्फोसाइट्स के DNA के अंदर हम एक्टिव ADA एंजाइम वाला DNA ट्रांसफ़र करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेक्टर और रेट्रोवायरस। ठीक है, तो ये वेक्टर जब उसके अंदर जाता है तो ये उस DNA के साथ रेप्लिकेट करता है, और फाइनली उस लिम्फोसाइट्स में जो डिफेक्टिव लिम्फोसाइट्स हैं उनके अंदर ADA एंजाइम बनना शुरू हो जाता है। अब अगर उनमें ADA एंजाइम बनना शुरू हो गया तो क्या होगा बेटा, वो फंक्शनल लिम्फोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जैसे ही ये फंक्शनल लिम्फोसाइट्स में कन्वर्ट होते हैं, इनको दोबारा से इनके बोन मैरो के अंदर हम री इंजेक्ट कर देते हैं इन जीन थेरेपी से ट्रीटेड लिम्फोसाइट्स को, जो हम लोगों ने मॉडिफाई कर दिया लिम्फोसाइट्स को। ठीक है, उसको हम इसके अंदर डाल देते हैं, और फाइनली आफ्टर फ्यू रेप्लिकेशंस जो बोन मैरो होता है उस पेशेंट का, उसके अंदर ADA का जीन पहुंच जाता है, एक्टिव जीन पहुंच जाता है जो पैसिव था, और अब जो वो लिम्फोसाइट्स बनाने शुरू करता है, वो लिम्फोसाइट्स जो बनाता है बिल्कुल फंक्शनल बनाता है, और फाइनली इस पेशेंट्स को हमेशा के लिए एक नॉर्मल लाइफ मिल जाती है। तो जब भी उनकी बॉडी के ऊपर इन्फेक्शन आता है, जब भी उनके बॉडी के ऊपर अटैक आता है, तो अब जो लिम्फोसाइट्स इसकी बॉडी में, इनके बोन मैरो में प्रोड्यूस होंगे इस पेशेंट की बॉडी में, वो फंक्शनल लिम्फोसाइट होंगे, क्योंकि हमने जीन थेरेपी की मदद से जो नॉन फंक्शनल लिम्फोसाइट्स थे उनको फंक्शनल में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? जो ADA एंजाइम का, दैट इज़ एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम, जो मेजर कॉज थी, जिसका जीन डिफेक्टिव था, उसको हेल्दी जीन से हमने रिप्लेस कर दिया। अब ADA एंजाइम अंदर बनता जा रहा है, और फाइनली क्या हो रहा है, लिम्फोसाइट्स एक्टिव हो रहे हैं, फंक्शनल बन रहे हैं, तो वो बीमारी से आसानी से लड़ पाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, और आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का, आखिरी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आइए करें।
हाउ मैनी एंजाइम्स restrict growth of bacteriophage in E. coli? इस्कोरेंशिया कोलाई में कितने एंजाइम होते हैं जो वायरस की ग्रोथ को रोकते हैं? बेटा बैक्टीरियोफाज का मतलब होता है वायरस, फाज मतलब खाने वाला, बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया को खाने वाला। तो जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है, उसको बैक्टीरियोफाज बोलते हैं। तो इस्कोरेंशिया कोलाई की बॉडी में कितनी तरह के एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, कितने एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं जो बैक्टीरियोफाज को ग्रो नहीं करने देते, यानी वायरस के इन्फेक्शन को बढ़ने नहीं देते? तो आइए आंसर पढ़े। 2 एंजाइम्स हैं बेटा रिस्पॉन्सिबल, जो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जो ग्रोथ को रोक देते हैं वायरस की, इन इस्कोरेंशिया कोलाई, और इनको आइसोलेट भी कर लिया गया था। इनमें से जो एक है एंजाइम वो मिथाइल ग्रुप ऐड करता है डीएनए में, जबकि जो दूसरा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो डीएनए में कट प्रोड्यूस करता है, और इसको बाद में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहा जाने लगा। तो जो आजकल हम बड़े अच्छे से बायोटेक्नोलॉजी में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ कर रहे हैं डीएनए को काटने के लिए, कभी उसमें ब्लंट कट हम लगा लेते हैं, यानी जिसको मैंने आपको बोला था ब्लंट कट लगाना, ठीक है, जो बीच में से एक ही सेम न्यूक्लियोटाइड के ऊपर अगर जो कट लग रहा है वो भी लगा लेते हैं हम, ठीक है, फ्लैश कट भी जिसको बोलते हैं। और इसी तरह जो अगर हमने स्टिकी कट बनाने, अगर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड के ऊपर कट लग रहा है तो उसको स्टिकी एंड्स बन जाते हैं उसके अंदर। तो कहाँ से ये बनाने हमने शुरू करे? ये हमने इस्कोरेंशिया कोलाई से जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाले तो हमने उनको अलग अलग जगहों पे यूज़ करना शुरू कर दिया। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमको कहाँ मिलते हैं? इस्कोरेंशिया कोलाई में। यहाँ से हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाल लेते हैं, फिर जिस भी डीएनए के अंदर हमने फॉरेन डीएनए डालना है उस डीएनए को हम ट्रीट कर देते हैं इन यहाँ से निकले हुए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ। डीएनए में कट लग जाता है, फॉरेन डीएनए हम उनके बीच में प्लेस कर देते हैं और आपका रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाता है, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आपके सामने रेडी हो जाता है। तो इस तरह से हम फॉल्टी डीएनए को अब रिप्लेस करने लग गए हैं हेल्दी डीएनए से। और कभी कभी अपनी मर्जी का अगर हम कोई करैक्टर डालना चाहते हैं, अगर हम अपनी मर्जी से कोई नया करैक्टर डालना चाहते हैं, तब भी बेटा हम इस डीएनए को आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको काट सकते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से। अलग अलग तरह से स्टिकी एंड्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ब्लंट एंड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि 2 होते हैं ना बेटा एंजाइम, एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 1 होता है, एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 2 होता है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 1 के मदद से हम ब्लंट एंड प्रोड्यूस करते हैं, और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 2 की मदद से हम स्टिकी एंड्स बना लेते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको पता चला कि सबसे पहले ई कोलाई के अंदर कितनी तरह के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम देखे गए जो वायरस की ग्रोथ को रोकते हैं। तो वो एंजाइम 2 तरह के थे, और इन 2 एंजाइम्स को ही बाद में हम लोग ने भी यूज़ करना शुरू कर दिया बायोटेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ जेनेटिकल इंजीनियर्ड राइस प्लांट कैन क्योर ब्लाइंडनेस। देखो जी, जो भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड ये राइस प्लांट होते हैं, इसमें विटामिन ए प्रोड्यूस करने वाला जीन डाल दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। सो जब विटामिन ए प्रोड्यूस करने वाला जीन डाल दिया तो विटामिन ए प्रोड्यूस होने लग जाएगी। तो जब आप लोग हम सब इस चावलों को खाएंगे तो विटामिन ए की कमी पूरी हो जाएगी और हमारी आंखों को ब्लाइंडनेस से बचाया जा सकेगा। देखिए, तो साइंटिस्ट का नाम है वेन एम बर्नेस और सेंट लुइस। उन्होंने सजेस्ट किया था कि जेनेटिक इंजीनियर्ड राइस प्लांट कुड प्रोड्यूस विटामिन ए in the form of retinol which the children can use. Thus there is a hope for correctness of the blindness. तो यानी ये जो नई वैरायटी हम लोगों ने जेनेटिकली इंजीनियर्ड राइस बनाए थे, इनमें विटामिन ए प्रोड्यूस होती थी, क्योंकि हमने उनके अंदर ये जीन डाल दिया था कि विटामिन ए प्रोड्यूस हो। सो फाइनली बेटा क्या हो गया, इनके अंदर विटामिन ए प्रोड्यूस होने लगी, जो हमारी आंखों के अंदर जो पिगमेंट होती है दैट इज़ रेटिनोल और रोडोप्सिन और आयोडोप्सिन,
उसको इंक्रीज़ करते हैं, और जितना ये पिगमेंट इंक्रीज़ होगी उतना आपकी आई साइट अच्छी होगी, और इसके करके आई साइट भी अच्छी होगी और हमें अच्छा दिखने लग गया। तो जो भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड राइस हम खाएंगे वो हमारे लिए आँखों के लिए अच्छे क्यों हैं? क्योंकि वो विटामिन ए प्रोड्यूस करते हैं। फिर आखिरी क्वेश्चन है बेटा आज का, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में पहला, it is the genetic engineering which manipulate or alter the chemistry of genetic material, either DNA or RNA, and add into host cell and change phenotypes of host organism। तो बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसकी मदद से हम डीएनए निकाल सकते हैं, डीएनए डाल सकते हैं, आरएनए निकाल सकते हैं, आरएनए डाल सकते हैं, उसके फ्रेगमेंट्स बना सकते हैं, ठीक है, और फॉरेन डीएनए को ऐड कर सकते हैं, फॉरेन आरएनए को ऐड सकते हैं। तो यानी हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं प्रॉपर। जिस तरह से एक मशीनरी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उन प्लांट पार्ट्स को हम चेंज कर सकते हैं, उन पार्ट्स को रीअरेंज कर सकते हैं, जिसके करके मशीन की जो प्रोडक्टिविटी है, जो उसकी परफॉर्मेंस है, वो बेटर हो सकती है। इसी तरह हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से क्या करते हैं बेटा, हम डीएनए और आरएनए को चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ताकि हमें डिज़ायर्ड फिनोटिपिक कैरेक्टर मिले। इस करके ये पहला प्रिंसिपल है। तो पहला प्रिंसिपल बायोटेक्नोलॉजी का क्या है कि जेनेटिक मटेरियल का इस्तेमाल करना, वो अब हम बहुत अच्छे से करने लग गए हैं, क्योंकि कितने एंजाइम अब हमारे पास आ गए हैं जिनकी मदद से हम डीएनए को जोड़ भी सकते हैं, उसको तोड़ भी सकते हैं, कट भी लगा सकते हैं। जोड़ना है तो लाइगेज एंजाइम यूज़ होता है, जिससे कट दोबारा से जोड़ दिए जाते हैं। नंबर 2, प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड माइक्रोब और यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग डिजायर्ड माइक्रोब्स भी बनाने लग गए हैं और यूकैरियोटिक सेल भी बनाने लग गए हैं। सो ऐसे माइक्रोब्स हम बनाने लग गए हैं जो कंटामिनेशन फ्री होते हैं, ठीक है। और ये देखिए, इट इज़ अ मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल और कंटामिनेटेड फ्री, कंटामिनेशन फ्री माइक्रोब्स एटमॉस्फेयर इन केमिकल इंजीनियरिंग टू एनेबल growth of desired microbes or eukaryotic cell in large quantity for the manufacture of their products such as enzyme, antibiotic, vaccine। तो एक तरह से बायोरिएक्टर की यहाँ पे बात हो रही है। तो हम लार्ज अमाउंट में माइक्रोब्स बनाते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स बना लेते हैं जो वायरस फ्री होते हैं, इन्फेक्शन फ्री होते हैं, कंटेमिनेशन फ्री होते हैं, और उनके डीएनए को मैनिपुलेट करके हम अपनी मर्जी से एंजाइम बनवा सकते हैं, एंटीबॉडीज़ बना सकते हैं, वैक्सीन्स बना सकते हैं। तो आजकल बेटा जो मार्केट में इतने लार्ज अमाउंट में इंसुलिन मिल रही है, वो इसी तरह से इन्वेंट की जा रही है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। बैक्टीरिया के डीएनए के थ्रू हम इंसुलिन को बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं और बाद में उसकी बॉडी में से उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो ये आज का लेक्चर था, वो आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक एंड स्टडी हार्ड। अब चैप्टर नंबर 12 वो मैं कल से शुरू कर दूंगा, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी।